आज का टॉपिक है ऊप्स, जिसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो ऊप्स वैसे कोई अपने आप में लैंग्वेज नहीं है। ऊप्स जस्ट एक कोडिंग करने का तरीका है। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊप इज अ वे ऑफ कोडिंग दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स रीयूजेबल वेब एप्लीकेशन। तो ऊप्स में कोडिंग करने का काफी सारा फायदा होता है, जैसे रीयूजेबिलिटी। क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट बढ़ने लगता है, जब बड़ा हो जाता है, तो हमें कभी फीलिंग होता है कि सेम काइंड ऑफ लॉजिक को हम बार बार कोडिंग कर रहे हैं। तो बार बार सेम कोडिंग ना करके क्यों ना उसको रीयूज किया करें। तो ऊप्स अगर फॉलो करेंगे तो रीयूजेबिलिटी हमें मिलता है। तो इस तरीके से मेंटेन करना आसान हो जाता है उसको। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और हर लॉजिक फिक्स जगह रखा हुआ है, तो मेंटेन करना आसान होता है। और स्ट्रिक्ट रूल होता है ऊप्स का, वर्ल्ड वाइड सब एक ही रूल में फॉलो करना होता है, तो इसलिए सिक्योर होता है ये। और सब चीज को देखते हुए कॉम्प्लेक्सिटी आसानी से हैंडल हो जाता है इसको। रीयूजेबिलिटी मेंटेनेंस को देखते हुए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी हैंडल करना आसान होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे सोचते हैं कि जो भी हमने पीएचपी प्रोजेक्ट में बनाया था, हमने सभी लॉजिक्स अलग अलग बिखेर दिए। मतलब कार्ड का लॉजिक कार्ड फाइल में, लॉगिन का उसमें, रजिस्टर का फिर उसी में। तो अगर कोई कहता है कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एक और बनाना है, मतलब ऐसा ही कुछ और भी एक बनाना है जिसका डिजाइन अलग होगा, तो हमें काम काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी फाइल खोल खोल कर उसका पीएचपी कोडिंग कॉपी करना होगा, क्योंकि एचटीएमएल सबका अलग होगा। और ऐसे अगर सोचें कि जो मेन लॉजिक्स हैं, जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड रिसेट करना, कार्ड का जैसे एड टू कार्ड, डिलीट कार्ड, अगर ये सब का लॉजिक अगर एक ही फाइल में हो, कहीं सेपरेट लिखा हो, तो उसको कॉपी करना आसान हो जाता है। तो ऊप्स में बनाने से यही हमें फायदा होता है कि जो मेन जो लॉजिक्स होता है हमारा प्रोजेक्ट का, वो सेपरेट फाइल में होते हैं, और उसको कभी भी कॉपी करना, एडिटिंग मैनेज करना आसान हो जाता है। तो जो हम पहले से कोडिंग करते थे उसको प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जो हम पहले किया करते थे कोडिंग टेक्निक। तो ऊप्स को समझने के लिए अब हम प्रैक्टिकली फाइल बनाते हैं, फिर उसमें समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है index1.php। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक हमें क्लास बनाना होता है। अब जैसे मैं यहाँ समझा रहा था नोटपैड में कि एक ग्रुप होगा यूजर का, और उसमें उससे रिलेटेड सारा काम होगा। फिर कार्ट होगा, उससे रिलेटेड उसका सारा काम उसमें होगा। तो इसी को क्लास बनाया जाता है। तो क्लास, और फिलहाल अभी सिंपल लॉजिक समझने के लिए एक नाम देते हैं डेटा नाम से। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट, क्लोज। अब ये जो हमने लिखा था जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, जो अलग अलग काम करने के लिए उसका फंक्शन बनाया जाता है। तो सिंपल अभी समझने के लिए फंक्शन गेट टोटल नाम से मैं दे रहा हूँ। अब और भी अगर आपके पास फंक्शन होता तो ये सब यहाँ पे डालेंगे, ये सोचकर कि ये डेटा नाम के जो क्लास से रिलेटेड क्या क्या काम है वो सब का फंक्शन यहाँ अंदर बनते जाएगा। अब गेट टोटल में कुछ पैरामीटर अगर हमें चाहिए तो ले लेते हैं, और $t=$a+b में लिख देता हूँ। अब अगर नॉर्मल पीएचपी में हम बात करें तो इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे गेट टोटल लिखते हैं और कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं, जैसे 10, 20। बट ऊप्स में ऐसे काम नहीं होगा। अभी अगर रीलोड करेंगे हम तो अनडिफाइंड फंक्शन बता रहे हैं। तो ऊप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना होता है,
सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे डॉलर सिंपल मैंने लिया और इसका फॉर्मेट होता है सिंटेक्स न्यू और क्लास का नाम। तो क्लास का नाम डेटा है, ये जो क्लास का नाम नजर आ रहा है। तो इसका सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट का नाम जो कुछ भी हो सकता है इक्वल टू न्यू जो कीवर्ड है, उसके बाद क्लास का नाम। और जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट और एरो सिंबल देकर फिर वो फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं, गेट टोटल को। बट और भी हमने काफी सारा छोड़ा हुआ है यहाँ पे, छोटी छोटी चीजें, जैसे जो हमारा पैरामीटर है, जो वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो सबको डिक्लेयर करना होता है यूज करने से पहले। जैसे $t मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, तो ऊप्स के अकॉर्डिंग पहले यहाँ डिक्लेयर करना होता है क्लास के अंदर, इस तरीके से भैर $t। अब इसको एक्सेस करने के लिए $this लगाना होता है इस तरीके से। अगर इसको फिर से लिखकर देखें तो $this और ये एरो सिंबल t इक्वल टू a+b। तो यहाँ तक हम गौर करें तो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट टोटल को एक्सेस किया, तो a में 10 पास हुआ, b में 20 और तो t में आ गया a+b मतलब 30। तो अब हम चाहते हैं t को यहाँ पे इको करना, तो इको डायरेक्ट $t नहीं कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट का नाम और फिर एरो t। तो ये वाला t यही वाला t है, क्योंकि जब फंक्शन कॉल हुआ तो उस t में वैल्यू असाइन हो जाएगा। अब आउटपुट देख सकते हैं आ रहा है 30। तो इसको और समझते हैं। इन फ्यूचर प्रोजेक्टों में ये जो क्लास का है ये सब अलग फाइल में होते हैं और इसका यूज अलग जगह से अलग फाइल से किया जाता है। तो इसको कंसीडर करते हुए इतना मैं कट कर लेता हूँ और एक फोल्डर यहाँ पे बनाकर फाइल का नाम class1.php देते हैं, क्योंकि इसमें क्लास रखेंगे इसलिए हमने class1 नाम दिया था। अब इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, नहीं तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, उसको पता नहीं है। तो इंक्लूड फंक्शन हमने पहले भी यूज किया है और यहाँ फोल्डर का नाम फिर फाइल का नाम। Ctrl+D दबाकर भी देख सकते हैं ओपन हो रहा है। तो आउटपुट सेम होना चाहिए, सेम है, बट अगर ये इंक्लूड नहीं होगा तो फिर एरर आ जाएगा क्लास डेटा नोट फॉर्म ये। तो फाइल कॉल होने से ये सारा कोडिंग वही कंसीडर होगा और फिर इस तरीके से एक्सेस हो जाएगा। तो इसको डिटेल में और बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, थ्योरी हैं। जैसे PHP में जिसको हम फंक्शन कहते हैं, ऊप्स में उसको मेथड कहा जाता है और जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं उसको प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब ये नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आप सर्च करेंगे जैसे गूगल में सपोर्ट के लिए तो मेथड लिखा हो सकता है, प्रॉपर्टी लिखा हो सकता है, क्योंकि ऊप्स स्टार्टिंग से है, जावा में है, सी में है, बट PHP में सिर्फ 4 वर्जन से इंट्रोड्यूस हुआ था ऊप्स। तो ऊप्स का जो टर्मिनोलॉजी है वो याद होना चाहिए कि फंक्शन को मेथड कहा जाता है, वेरिएबल्स को प्रॉपर्टी, और दोनों को इकट्ठा कहना हो तो एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। तो ये रूल हमने अभी कुछ फॉलो किया था, जो यहाँ हमने लिखा है कि एक्सेस सेम क्लास एट्रीब्यूट विथ $this। अब सेम क्लास एट्रीब्यूट का मतलब हो गया, मतलब फंक्शन भी हो सकता है या वेरिएबल्स भी हो सकता है। तो सेम क्लास का एट्रीब्यूट जैसे हमने यूज किया था यहाँ पे कि $t जो हमारा सेम क्लास का है, एट्रीब्यूट है, ये वेरिएबल्स है, उसको $this हमने लगाया हुआ है। अगर सपोज मेरे पास दूसरा फंक्शन होता जैसे गेट बोनस, अब इस फंक्शन के अंदर अगर मुझे गेट टोटल को कॉल करना होता तो फिर मैं $this और गेट टोटल लिखता।
तो यही रूल आ गया डॉलर दिस गेट टोटल, क्योंकि हम सेम क्लास के अंदर हैं और उसी क्लास का एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स या मेथड एक्सेस करना है तो डॉलर दिस लगाना होगा। तो अभी ये फंक्शन हमें नहीं चाहिए तो इसको हम हटा देते हैं। और फिर सेकेंड रूल को हम गौर करें तो एक्सेस एट्रीब्यूट आउटसाइड क्लास। अब आउटसाइड क्लास का मतलब क्लास यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ क्लोज है। तो ये लाइन नंबर 30 के बाद ये सभी नीचे आउटसाइड क्लास है और ये भी ऊपर आउटसाइड क्लास है। अब क्योंकि ये फाइल मैंने यहाँ पे कॉल किया है तो ये सब आउटसाइड क्लास ही हुआ। तो आउटसाइड क्लास में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस होता है एट्रीब्यूट, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के नाम जो बनाया था वही ऑब्जेक्ट के नाम से गेट टोटल जो फंक्शन को कॉल किया, फिर वही ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने टी वेरिएबल को कॉल किया। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो और इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, क्लास 1.php को कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम दे दिया हमने क्लास 2। इसी तरीके से इंडेक्स 1 को कॉपी करके इंडेक्स 2। अब क्लास 2 में और एक्सटेंड करते हैं इसको समझ आने के लिए। तो एक नया फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे गेट बोनस। अब यहाँ पे $BP पास करते हैं। BP मतलब बोनस परसेंटेज की कितना बोनस परसेंटेज निकालना है। और यहाँ एक वेरिएबल मुझे चाहिए बोनस अमाउंट, तो इसलिए पहले इसको मैं डिक्लेयर कर लूंगा $बोनस अमाउंट। अब इसको जैसे हमने बताया था कि $दिस करके एक्सेस करना होता है, दिस बोनस अमाउंट इक्वल टू $दिस टी। अब हम सोच रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल है उसी का हमें बोनस परसेंटेज निकालना है, तो इंटू $BP बाई 100। तो जो टोटल है टोटल इंटू बोनस परसेंटेज बाई 100 करेंगे तो बोनस अमाउंट निकल जाएगा। और नॉर्मल PHP में इस तरीके से ये कोडिंग लिखते हैं $bonus amount इक्वल टू $T इंटू $BP बाई 100। बट ऊप्स में बस यहाँ पे $this लगा है, फिर यहाँ पे भी $this लगा है और सब सेम है, तो ये हटा देते हैं। अब इसको समझते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ तक रहने देते हैं कि ऑब्जेक्ट बना है। अब हम चाहते हैं कि टोटल जो हमारे पास फंक्शन है इसको एक्सेस करें पहले। तो $simple गेट टोटल कुछ पास किया जैसे 120 प्लस 80। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ टोटल को देखना, तो इको $simple t, क्योंकि गेट टोटल कॉल करते ही टी वेरिएबल में असाइन हो गया होगा वैल्यू, इको करके इसको आउटपुट चेक करते हैं। ये तो 1 था। अब इंडेक्स 200 आ रहा है टोटल। तो अब हम चाहते हैं कि बोनस अमाउंट को निकालें, तो बोनस अमाउंट को निकालते हैं इस तरीके से। डॉलर ऑब्जेक्ट का नाम और गेट बोनस। तो इसमें थोड़ा सा हम रिक्वायरमेंट चेंज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि बिना मुझे टोटल निकाले हुए डायरेक्ट गेट बोनस एक्सेस करूं और सभी चीज निकल जाए। तो पैरामीटर भी यहाँ पे डायरेक्ट $A $B लेंगे। अब ये समझकर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद एक ही बार गेट बोनस फंक्शन को कॉल किया और यहीं पे जो भी पास करना है यहीं पे पास करेंगे। 120 80 मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, और इसका कितना परसेंट आपको निकालना है वो 3rd हो गया ये। तो वहां भी काम करते हैं क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है।
तो अगर ए भी हमारे पास आ रहा है तो पहले तो हमें गेट टोटल को कॉल करना होगा, तभी टी वैल्यू में असाइन होगा, डेटा आएगा। तो डॉलर दिस गेट टोटल ए बी, तो जो भी गेट बोनस में ए बी आया था हमने गेट टोटल को भेज दिया, तो गेट टोटल में ए बी गया तो टी में वैल्यू आ गया। अब वही टी को हम यूज कर पाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से गेट बोनस को जब एक्सेस किया तो टी में भी आ गया, बोनस अमाउंट में भी आ गया। अब जिसको हमें एक्सेस करना है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं टी लिखूंगा तो यही आंसर आएगा। कुछ एरर है यहाँ पे, डॉलर सिंपल टी। यहाँ पे हमने फाइल का बस नाम नया नहीं दिया था, पुराना ही फाइल का नाम था। 200 आ रहा है टोटल का। अब हमें अगर देखना हो कि बोनस अमाउंट कितना है, इको डॉलर सिंपल और वेरिएबल का नाम है बोनस अमाउंट, ये वाला। तो आउटपुट चेक करते हैं, आ रहा है 20, क्योंकि 120, 80, 200 का 10% 20 होता है। तो इस फाइल से हमें ये समझ आना चाहिए रीयूजेबिलिटी का, क्योंकि ये जो गेट टोटल फंक्शन है इसको हम यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं। कॉल फंक्शन ऑफ सेम क्लास। और फिर इसमें और भी चीज समझ आना चाहिए कि एक बार जब हम एक फंक्शन एक्सेस करते हैं तो बहुत सारा हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, बट जब नॉर्मल पीएचपी के फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। एक फंक्शन एक्सेस करके एक ही रिटर्न, एक ही इको आता है। बट यहाँ पे हमने देखा कि एक फंक्शन एक्सेस किया तो हमने टी भी मिल रहा है, बोनस अमाउंट भी मिल रहा है। अगर और भी चीज होता तो वो भी एक्सेस कर सकते थे। इसको दोनों वैल्यू को आउटपुट करके ऐसे छोड़ देते हैं। टोटल वैल्यू इज, और यहाँ पे हो गया बोनस अमाउंट इज, और एक लाइन ब्रेक। इस तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को समझते हैं। वैसे पहले इसके लिए एक फाइल बना लेते हैं हम। इंडेक्स 1 से कॉपी कर लेते हैं। फाइल का नाम index3.php, और इसका क्लास फाइल भी क्लास 1 से कॉपी करके क्लास 3.php। तो ये इंक्लूड का भी रीनेम कर देते हैं। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब इस तरीके से समझिए कि सपोज आपके पास यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे फंक्शन एबीसी, फंक्शन डीईएफ। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। अब सपोज आप चाहते हैं कि जब भी हमारा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बनते ही एक फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसी काम के लिए कंस्ट्रक्टर होता है कि ऑटो एग्जीक्यूट फंक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो इसको समझते हैं, एक छोटा सा यूज करते हैं इसका, जैसे फंक्शन गेट डिटेल्स नाम से। अब भैर में मैंने डॉलर नेम रखा, भैर में हमने डॉलर एज रखा, डिफाइन किया।
अब कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, तो जो एक तरीका है, वैसे दो तरीके से कंस्ट्रक्टर बनता है। एक तो फंक्शन का जो नाम है वो डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनता है। और दूसरा तरीका होता है कि जो क्लास का नाम है उसी नाम से अगर फंक्शन दे देंगे तब भी ये कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। तो ये बेटर है क्योंकि देखते ही नजर आता है कि ये कंस्ट्रक्टर है। अब इसको यूज करते हैं। अब जैसे डॉलर नेम में मैंने यहाँ पे बट दिस लगाना होगा, राहुल डाल दिया, और डॉलर दिस एज में फिर 30। तो हम ये एक छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं कि जब भी इस डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनते ही ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसका जो जो वैल्यू है वो आप एक्सेस कर सकते हैं इस वेरिएबल्स का। एग्जांपल के लिए इको नेम इज डॉट डॉलर ऑब्जेक्ट का नाम और ये वेरिएबल का नाम। आउटपुट करके देखते हैं इसको। नेम इज राहुल आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब इसी तरीके से कॉनकैटिनेट करके एज डॉट डॉलर ऑब्जेक्ट का नाम फिर वेरिएबल का नाम, यहाँ पे भी स्पेस इस तरीके से। कॉमा देना हो तो कॉमा दे सकते हैं इसे। तो ये सिंपल चीज था कि कंस्ट्रक्टर एक हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, अब उसमें कुछ हमने लॉजिक चलाया। अभी हमारा सिंपल लॉजिक है क्योंकि ये प्रोजेक्ट का काम नहीं है, तो हमने सिंपल सा जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसी में वैल्यू असाइन कर दिया। अब जब भी ये ऑब्जेक्ट बना उस क्लास का तो ये एग्जीक्यूट हो गया और इसमें जो जो आपने लॉजिक चलाए थे उस वेरिएबल का वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कंस्ट्रक्टर था। और कंस्ट्रक्टर क्लास का जो नाम है उस नाम देने से भी कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो अभी भी आउटपुट सेम रहना चाहिए, सेम है, बट अगर इसका नाम कुछ और होता है तो वैल्यू नहीं एक्सेस हो रहा है। अब इसके बाद इनहेरिटेंस टॉपिक समझना है। अब इनहेरिटेंस इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जनरल लाइफ का एग्जांपल बात करें तो जैसे पेरेंट्स का जो कुछ गुण होता है वो उसके बच्चे में भी ट्रांसफर होता है, जैसे हाइट हो गया, कलर हो गया। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग में भी लॉजिक होता है कि काफी सारे क्लास हम बना सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि एक मेन क्लास हो गया वेबसाइट का, एक मेन जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मेन क्लास में रहेगा। अब उसके बाद छोटे छोटे अलग अलग क्लास बनाएंगे और वो छोटे छोटे स्मॉल क्लास है जिसको चाइल्ड क्लास हम कहते हैं, उसमें पेरेंट क्लास का भी बहुत सारा जो एट्रीब्यूट्स है वो एक्सेस कर पाए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इनहेरिटेंस का। एक्सेस पेरेंट्स क्लास एट्रीब्यूट इन चाइल्ड क्लास। तो ये कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं इधर। इंडेक्स 2 में हमने ऐसा कुछ काम किया था। इंडेक्स 2 को कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम हमने दे दिया इंडेक्स 4 और क्लास 2 को ही कॉपी करके क्लास 4। तो इस फंक्शन को मैं यहां से निकाल रहा हूं अभी। अब ये क्लास यहां से लेकर यहां तक खत्म हो गया। अब मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा, क्लास जिसका नाम है बोनस, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी अगर ऐसे रखें तो इंडिपेंडेंट क्लास है, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर यहाँ एक कीवर्ड लगाऊं मैं एक्सटेंड्स और डेटा,
तो यही वाला अब चाइल्ड क्लास माना जाएगा, क्योंकि एक्सटेंड्स और क्लास का नाम देने से ये खुद में चाइल्ड क्लास हो गया, जिसका पेरेंट क्लास डेटा माना जाएगा। तो ये वाला चाइल्ड क्लास है। अब इसके अंदर जो मैं फंक्शन वो था कट किया था उसको डाल दिया मैंने। अब बट इसका वेरिएबल इसी में डिफाइन कर देते हैं, वहां से हटाकर इस तरीके से। तो यहाँ नजर आ रहा है कि ये क्लास डेटा है जिसमें एक फंक्शन है गेट टोटल। अब ये अलग क्लास है बोनस जो एक्सटेंड हो रहा है डेटा से, मतलब चाइल्ड क्लास बन रहा है। अब उसी का एट्रीब्यूट एक्सेस करेगा, जिसका मेन एग्जांपल ये है। तो गेट टोटल, क्योंकि हम देखें, थोड़ा एंटर दबा देता हूँ समझने के लिए कि गेट टोटल जो फंक्शन है वो इस क्लास में तो नहीं है, तो वो डेटा जो इसका पेरेंट क्लास है वहां से आएगा, एक्सेस होगा। तो यही पॉइंट है इनहेरिटेंस का, कॉल फंक्शन ऑफ पेरेंट्स क्लास। यहाँ हो गया पेरेंट्स क्लास में। अब इसको यूज करने का फाइल में चलते हैं। तो अब हमें चाहिए सपोज इसी को एक्सेस करना है, इसी को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्लास का नाम हो गया बोनस, ऑब्जेक्ट का नाम यही रहने देते हैं। अब गेट बोनस यहाँ पे है ही, गेट बोनस ए बी और बीपी में इतना पास हुआ तो टी भी एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि गेट टोटल से टी भी एक्सेस होना चाहिए और बोनस अमाउंट इसी में है। इंडेक्स 4 को फिर एंटर दबाते हैं तो क्लास बोनस नॉट फाउंड। तो ये हमने फिर रीनेम नहीं किए थे। तो टोटल वैल्यू ही जा रहा है और बोनस अमाउंट इज 20 आ रहा है। तो इस फाइल में मेन हमें ये समझना था कि चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास का नाम, एक्सटेंड पेरेंट क्लास का नाम, और फिर इसका मेन मकसद क्या है बनाने का कि पेरेंट क्लास का जो जो एट्रीब्यूट्स है इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनकैप्सुलेशन, जिसको डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है। तो इसको इसी फाइल में हम समझेंगे। वैसे अब जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम डिस्प्ले के लिए कंट्रोल करते हैं कि किसको एक्सेस अलाउ होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन होता है हमारे पास। पब्लिक, अब ये डिक्लेयर किया जाता है, जैसे जो मैंने बनाया था $T, तो इसी में यहाँ पे डाला जाता है पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे एट्रीब्यूट जिसको इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड क्लास आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर मैंने इसको पब्लिक $T लिख दिया तो इस क्लास के अंदर भी आप एक्सेस कर ही रहे हैं और क्लास के बाहर भी। क्लास के बाहर का मतलब ये हो गया, यहाँ भी एक्सेस हम कर रहे हैं। तो पब्लिक लिखना या भैर लिखना ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहता है। तो जब हमने भैर लिखा था तो वो पब्लिक ही माना जा रहा था, इसलिए हर जगह एक्सेस हो रहा था। अभी मैं इसको पब्लिक लिख देते हैं। अब प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि एक्सेस ओनली इनसाइड क्लास, नॉट आउटसाइड क्लास। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको प्राइवेट कर दिया और अगर इसको आउटपुट देखेंगे तो 2 जगह एरर आना चाहिए, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास में भी यहाँ भी यूज हो रहा है टी का, और उसके बाद फिर आउटसाइड क्लास में भी यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो जो 2 जगह एरर आया, क्लास 4 में 35 में, क्लास 4 में 35 में, तो यहाँ एरर आया। उसके बाद इंडेक्स 4 में लाइन नंबर 13 में यहाँ पे भी एरर आया।
क्योंकि वो प्राइवेट है, और प्राइवेट का मतलब क्या है कि एक्सेस ओनली इनसाइड क्लास, मतलब इस क्लास के अंदर एक्सेस होना ठीक है जैसे ये हुआ है, बट नॉट चाइल्ड और आउटसाइड क्लास। अब दूसरा होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब एक्सेस इनसाइड एनी चाइल्ड क्लास। तो अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर दूं तो मतलब इनसाइड क्लास जैसे यहाँ पे ठीक है, और इस चाइल्ड क्लास है जैसे यहाँ पे, ये भी ठीक है, बट ये तो आउटसाइड क्लास हो गया, तो अभी भी एक एरर आएगा, कैनॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी बता रहे हैं इंडेक्स 4 में लाइन नंबर 13 में, यही है। तो इसका यूज किस तरीके से होता है कि जब भी हम अपना एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें जो मेन लॉजिक होता है हम चाहते हैं कि सिर्फ हम अपने पास रखें, और जो इंफॉर्मेशन जो हमें पब्लिकली एक्सेस देना है तो उसको हम पब्लिक डिफाइन कर देते हैं। तो जो ये तीन चीजें हैं इसको सही जगह हम डाल देते हैं। जैसे टोटल को हमने प्रोटेक्टेड कर दिया और इसको हमने पब्लिक कर दिया, तो एरर यही रहेगा। अभी इसको बंद कर देते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख दिया कि हमारा जो टोटल है वो बाहर यहाँ पे एक्सेस कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ जो बोनस अमाउंट है उसको एक्सेस कर सकता है। अगर टोटल को वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो मैसेज आ जाएगा कैनॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हमने ऊप्स का बेसिक एक स्टार्टिंग से किया था, हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था। अब इसको प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।